मुझे तो अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अयो सॉरी माय नेम इज। हेलो नमस्कार, मैं हूं गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आज देखे ज़रा। इस शो में मैं थिएट्रिकली रिलीजेस फिल्मों के रिव्यूज़ करता हूं और ये रिव्यूज़ हिंदी फिल्मों के हो सकते हैं, इंग्लिश फिल्मों के हो सकते हैं, मराठी फिल्मों के भी हो सकते हैं। तो आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूं वो हिंदी और तमिल में साइमल्टेनियसली रिलीज़ हुई है और इसका नाम है मैरी क्रिसमस। The night is darkest just before dawn. इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने और ये जाने जाते हैं अपने थ्रिलर फिल्मों के लिए। इन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी एक हसीना थी, जो कि उस वक्त की हॉलीवुड की बड़ी ही पॉपुलर फिल्म है डबल जेपार्डी, उस पर बेस्ड थी। इसके बाद उन्होंने की थी जॉनी गद्दार, जो कि एक फ्रेंच नॉवल पर बेस्ड थी, और उसके बाद उन्होंने बनाई थी एजेंट विनोद, जो किसी भी फिल्म पे या किसी नॉवल पर बेस्ड नहीं थी और वो अनसक्सेसफुल भी थी। उसके बाद इटालियन फिल्म में इन्होंने बनाई थी बदलापुर, जो कि काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड भी थी और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी थी। उसके बाद तो इन्होंने सीधा छक्का मारा था अंधाधुन नाम की फिल्म बना के, जो इसने कई सारे कीर्तिमान बनाए थे। उस फिल्म की खासियत ये थी कि उसकी कोई भी मार्केटिंग बज़ नहीं थी, लेकिन जिस वक्त से ये रिलीज़ हुई थी उस वक्त से उसका बज़ शुरू हुआ था, उसका वर्ड ऑफ माउथ कमाल था, उसका म्यूज़िक अच्छा था और उसमें तब्बू के परफॉर्मेंस को सबने सराहा था और वो उस साल के सबसे सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक थी, जिसके कारण श्रीराम राघवन को इस फिल्म के लिए नेशनल और साथ ही साथ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो इतनी सारी सक्सेसफुल फिल्में और इतना क्रिटिकल अक्लेम के बाद जब श्रीराम राघवन एक नई फिल्म बनाते हैं जिसका नाम मैरी क्रिसमस है, तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशंस चरम सीमा पर होते हैं। इस एक्सपेक्टेशंस के साथ जब आप मैरी क्रिसमस जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि उस एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा कर पाते हो। कहानी बड़े अजीब तरीके से शुरू होती है एक लोन कैरेक्टर से, जो वापस आया है बम्बई में उस जगह पर जहाँ से वो छोड़ कर गया था 7 साल पहले। वहाँ उसे एक अंकल मिलते हैं। अंकल के साथ बात करने के बाद वो सोचता है कि मेरी क्रिसमस है, रात खूबसूरत है, तो क्यों ना मैं शहर की तफरीह करके आऊँ। ऐसे में वो होटल में चला जाता है और वहाँ पे उसको एक लेडी दिखाई देती है जिसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची है और वो किसी का इंतज़ार कर रही है। इस कैरेक्टर की उस लेडी के साथ दोस्ती हो जाती है और फिर ये उस लेडी के फ्लैट में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ये अपनी एक दूसरे को आप बीती बताते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद वो लेडी कहती है कि मुझे टाइम ट्रैवल करना है, ज़रा बाहर घूम कर आना है। फिर ये लोग बाहर जाते हैं। बाहर घूमने के बाद वापस जब आते हैं तो उस कमरे में उनको उस लेडी के पति की लाश मिलती है। लाश के मिलने के साथ ही बैकग्राउंड बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू होता है और आपको लगता है कि अब इसमें थ्रिलिंग एलिमेंट्स आने वाले हैं। लाश देखने के बाद लेडी उसे किसी तरीके से कन्विंस करके इस लोन कैरेक्टर को भेज देती हैं और उसके बाद वो देखता है कि ये फिर से चर्च जा रही है। चर्च जाने के बाद वो देखता है कि फिर से उसने एक दूसरे कैरेक्टर को लेकर वापस अपने घर का रुख किया है और ऐसे में ये उनके साथ फिर से ज्वाइन कर लेता है और वो देखता है कि ये लेडी ठीक उसी तरीके से उस आदमी के साथ भी व्यवहार कर रही है जैसे इसने उसके साथ किया था। फिर वो लाश दिखाई देती है और ये पहला लोन कैरेक्टर फिर कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद फिर पुलिस का आना होता है। वो भी कुछ लेयर्स को ढूंढने की कोशिश करती हैं। पुलिस स्टेशन पे फिर इन लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें होती है तब तक दर्शक इससे ऑलरेडी ऊब चुका है। पहली बार लाश का दिखना, दूसरी बार लाश का दिखना, उसके बाद संजय कपूर की एंट्री, विजय सेतुपति का वहाँ फिर से होना, उसके बाद विनय पाठक का आना, इतने सारे कैरेक्टर्स आने के बावजूद भी जो जिंग लगती है, जो एक्साइटमेंट लगता है, जो थ्रिल लगता है, वो पूरी तरीके से फिल्म में नदारद है। हम इस एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठते हैं कि इस लेयर के बाद दूसरी लेयर खुलेगी जो कि शायद अच्छी होगी, लेकिन बावजूद इस एक्सपेक्टेशंस के लेयर के बाद लेयर खुलती है, लेकिन कहीं पे भी थ्रिलिंग या एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो फिल्म बड़ी ही मोनोटोनस लगती है, कहीं पे भी वो उस ऊंचाई पर या उस इमोशनल क्वेश्चन को नहीं छू पाती जिससे कि आप किसी कारण टच हो जाए या कोई ऐसा एलिमेंट हो जो आप याद रख सके। इस फिल्म में अगर कुछ अच्छा है तो वो है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ के इस परफॉर्मेंस को लोग याद रखेंगे क्योंकि इसमें उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी के साथ अपने डिक्शन को भी सुधारा है और साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस में एक एज है। दूसरी अच्छी चीज़ इस फिल्म में वो है संजय कपूर। उनका बड़ा ही छोटा केमियो है, लेकिन वो बहुत ही कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है और अच्छे हैं। तीसरी खूबी इस फिल्म की है सिनेमाटोग्राफी।
इसके सिनेमाटोग्राफर है मधु नीलाकंदन और इनके कैमरे ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से रात का बम्बई और खासकर वो विंटेज मुंबई को कैरी किया है। जिस तरीके से इनकी लाइटिंग अरेंजमेंट है और जिस तरीके से इन्होंने मुंबई की गलियों और फिर वो चर्च और मैरी क्रिसमस के एटमॉस्फियर को अपने कैमरे से कैद किया है और साकार किया है, वो तारीफ़ काबिल है। इन 3 खूबियों के अलावा अगर हम खामियों की बातें करें तो खामियां कुछ ज़्यादा ही हैं। इसमें सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले। श्रीराम राघवन के अलावा 3 और लोगों ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायलॉग्स लिखे हैं, जिसमें हैं अरिजीत बिस्वास, पूजा लाधा सुरती और अनुकृति पांडे। इन चारों ने मिलकर स्क्रीन प्ले लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वैसा हुआ है। चारों ने मिलकर लिखा है लेकिन चारों ने भी जस्टिफाई नहीं किया है। कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है। स्क्रीन राइटर्स ने किसी भी तरीके से कुछ भी नॉवेल्टी देने की कोशिश नहीं की है। सब कुछ बड़ा ही ढर्रे पे लगता है। दूसरी खामी है म्यूज़िक। प्रीतम का म्यूज़िक है लेकिन म्यूज़िक में कोई स्पार्क नहीं है। ऐसा कोई गाना नहीं है जो आप याद कर सके। इस फिल्म में 3 गाने हैं। तीनों गानों में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम पॉपुलर या कैची सॉन्ग्स कह सकें। राजा रानी का वही गाना फिर से यूज़ किया गया है, चोर 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 चोर। अब इसको कई बार यूज़ किया गया है लेकिन इस गाने की खनक बरकरार है। इसके सामने बाकी नए गाने फीके लगते हैं। तीसरी खामी है एडिटिंग। इसकी एडिटर है पूजा लाधा सुरती और वो इस फिल्म के लेंथ को कम कर सकती थी। इसमें खासकर जो एक डांस का सीक्वेंस है, उसके अलावा फिल्म देखने का सीक्वेंस है और जो एंड का क्लाइमेक्स का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंसेस इतने ज़्यादा खींचे गए हैं कि वो स्ट्रेस लगते हैं और ये स्ट्रेस्ड होना इस फिल्म को नुकसान दे सकता है। चौथी खामी है परफॉर्मेंसेस। विजय सेतुपति इस फिल्म के हीरो हैं। हीरो नहीं लगते, कैरेक्टर नहीं लगते, ना ही वो एक्टर लगते हैं। डायलॉग डिलीवरी उनकी बिलो एवरेज है। हो सकता है तमिल में वो अच्छा करे, लेकिन डायलॉग न बोलने के कारण या डायलॉग डिलीवरी अच्छी ना होने के कारण वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। एक्टिंग क्या कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। जिस तरीके से पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर कन्फ्यूजन के भाव है, वही कन्फ्यूजन दर्शकों के चेहरे पर भी आ जाते हैं। इसके अलावा विनय पाठक का छोटा सा रोल है, वो आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस फिल्म में क्यों है। एक्चुअली हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस फिल्म में क्यों है। और 5वीं खामी है डायरेक्शन। डायरेक्टर से ये उम्मीदें नहीं थी। इनकी इसके पहले की जो फिल्म थी अंधाधुन, वो फ्रेंच फिल्म पर बेस्ड थी। उसके पहले की जो बदलापुर थी वो एक इटालियन फिल्म की रीमेक थी। उसके पहले जो एजेंट विनोद थी वो शायद ओरिजिनल थी। और उसके पहले जो एक हसीना थी वो भी डबल जेओपार्डी का ही रीमेक थी। तो इतनी सारी रीमेक और एक ओरिजिनल फिल्म बनाने के बाद ये भी एक्चुअली किसी एक फिल्म का अडेप्टेशन ही है, लेकिन इस अडेप्टेशन में कहीं पे भी वो चार्म नहीं है, कहीं पे भी वो पकड़ नहीं है, कहीं पे भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, कहीं पे भी वो हुक नहीं है जो दर्शकों को बांध सके। फिल्म में किसी भी तरीके से कोई एनर्जी नहीं है। जिस तरीके से फिल्म चलती है और ख़त्म होती है, उसे किसी भी तरीके से डायरेक्टर अपने फॉर्म में है, ये नहीं लगता। इन 5 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हिंदी और तमिल में साइमल्टेनियसली रिलीज़ हुई है और इसमें हिंदी में विजय सेतुपति और कटरीना कैफ के अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें तमिल में दूसरे एक्टर्स लिए गए हैं और इन दोनों वर्जन से काफ़ी उम्मीदें थी। ये फिल्म 2 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी थी और ये एक्सपेक्टेड थी कि पिछले साल ये क्रिसमस में रिलीज़ होगी क्योंकि फिल्म मेरी क्रिसमस है, लेकिन डंकी और सलार के कारण ये फिल्म पोस्टपोन हुई और अब ये मकर संक्रांति में रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन मकर संक्रांति में भी एक फेस्टिविटी होती है, साथ ही साथ अच्छी फिल्मों को देखने का मन दर्शक बना चुका होता है। इसलिए साउथ की एक्चुअली इसी वीक में 6 बड़ी ब्लॉकबस्टर यानी कि पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर रिलीज़ हो चुकी है। वही उम्मीद इस हिंदी फिल्म से भी थी, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं उम्मीदों के अनुसार सही नहीं उतरती और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म को मैं दूंगा 2.5 स्टार्स। तो ये था आज की थिएट्रिकल फिल्म का रिव्यू। अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक सब्सक्राइब करना ना भूले इस शो को जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आप देखें ज़रा, और ये अवेलेबल है आपके सारे पॉडकास्ट ऐप्स पर और साथ ही साथ ईपीलॉग मीडिया के इस ऐप पर जिसका नाम है ईपीलॉग मीडिया।